अब्रम रूम से बाहर निकलकर नियति को ढूंढने लगा। जब नियति विला में कहीं नहीं दिखी तो अब्रम गार्डन में आ गया, पर उसे नियति गार्डन में भी कहीं नहीं दिखी। अब्रम ने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा, टर्टल तुम कहाँ चली गई? यहाँ से भागने की अगर तुमने गलती की है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अब्रम पीछे मुड़कर जाने लगा, पर तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर उसके कान खड़े हो गए और वो आवाज का पीछा करते हुए विला के पीछे वाले गार्डन में चला गया। वहां बहुत अंधेरा था, पर आवाजें वहीं से आ रही थी। अब्रम अपने कदम आवाज की दिशा में बढ़ा रहा था, तभी वो आवाजें आना और तेज हो गई। उसने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर सामने देखा। एक आदमी एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था और लड़की उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रोशनी पड़ते ही उस आदमी ने मुड़कर देखा तो अब्रम को लड़की का चेहरा भी नजर आया। वो लड़की कोई और नहीं नियति ही थी। आदमी के पीछे मुड़कर देखने से नियति पर उसकी पकड़ भी ढीली हो गई थी और तभी नियति ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और भागने लगी। उस आदमी ने नियति को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो नियति की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से उतर गया। ये सब देखकर अब्रम की आंखों में खून उतर आया और उसने जोर का एक मुक्का उस आदमी के मुंह पर मारा। उस आदमी ने नियति की साड़ी का पल्लू छोड़ते हुए नीचे गिर गया। नियति जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए उससे दूर हुई। नियति को अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि उसे बचाने वाला कौन है, पर जैसे ही अब्रम ने उसे कंधे से पकड़ा तो नियति उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी छुअन से समझ गई कि वो अब्रम है और नियति जल्दी से अब्रम के गले लगकर रोने लगी। अब्रम ने भी उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उस आदमी को गुस्से में घूरने लगा और फिर कुछ ही मिनटों बाद अब्रम उसे विला के अंदर हॉल में बुरी तरह मार रहा था। उस आदमी की चीखें विला में गूंज रही थी। नियति डरी सहमी सोफे पर अपनी साड़ी में खुद को लपेटे बैठी थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए उस आदमी को पिटते हुए देख रही थी। इस बार नियति को अब्रम पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अब्रम का उस आदमी को पीटना उसे अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी की चीखें सुनकर हॉल में सभी आ गए। वसुंधरा, टाइगर, जगुआ और शीला सभी हॉल में थे और तभी वसुंधरा जल्दी से अब्रम के पास जाकर उसे रोकते हुए बोली, अब्रम ये क्या कर रहे हो तुम? उसे मार क्यों रहे हो? अब्रम ने गुस्से में कहा, मॉम इसने टर्टल को छुआ उसके साथ। इतना कहकर अब्रम ने उस आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो आदमी दर्द में एक बार फिर जोर से चिल्लाया। नियति की हालत देखकर जगुआ और टाइगर दोनों समझ गए, बीस्ट अब उस आदमी की जान लेकर ही रहेगा। वही वसुंधरा अब्रम की बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई नियति के साथ मिसबिहेव करने की। वसुंधरा ने फिर से अब्रम को रोका और उससे पूछा, उसे मारने से पहले इससे ये तो पूछो इसने किसके कहने पर नियति के साथ मिसबिहेव किया। वसुंधरा की बात सुनकर उस आदमी में भी हिम्मत आ गई और उसने जैसे तैसे हाथ जोड़ते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं खुद नहीं गया था, यही लड़की मुझे ले गई थी और मेरे साथ। इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी अब्रम का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर लगा और उस आदमी के मुंह से खून की धारा बहने लगी। पर वसुंधरा ने अब्रम को फिर से रोक लिया। क्या कर रहे हो अब्रम, वो मर जाएगा। एक बार नियति से भी तो पूछो वहां हुआ क्या था। नियति हैरानी से उस आदमी को देख रही थी जिसने बड़ी चालाकी से सब उसके ऊपर डाल दिया था। जगुआ और टाइगर को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें नियति पर भरोसा था, पर फिर भी वे दोनों खामोश थे। दोनों ही अब्रम के गुस्से को अच्छे से जानते थे और इसलिए बीच में बोलने की गुस्ताखी वे दोनों नहीं कर सकते थे। अब्रम ने वसुंधरा की बात पर तिरछी नजरों से नियति की तरफ देखा तो वो रोते हुए नामे सिर हिला रही थी। उसके आवाज अब्रम को इफेक्ट कर रहे थे। उसने अपनी रूड आवाज में जोर से कहा, रूम में जाओ टर्टल। नियति जल्दी से उठी और उसकी बात मानकर रूम में चली गई। वही वसुंधरा ये सब देखकर हैरान रह गई। अब्रम ने टाइगर और जगुआ की तरफ देखा तो टाइगर ने जल्दी से कहा, बीस्ट ये हमारा आदमी नहीं है। जगुआ ने कहा, बीस्ट ये स्टाफ का आदमी है। ये सुनकर अब्रम ने उस आदमी को फिर से घूरा तो इस बार उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई आदमी नहीं यमराज खड़ा हो जो अभी उसकी जान उसके शरीर से निकाल लेगा। अब्रम का गुस्सा देखकर वसुंधरा भी खामोश हो गई थी। अब्रम फिर से उसे मारने लगा और जब वो बेहोश हो गया तो अब्रम ने टाइगर से कहा, इसे ले जाकर ब्लैकी के सामने फेंक दो। टाइगर और जगुआ दोनों चुपचाप आगे आए और उस आदमी को उठाकर ले गए। अब्रम भी अपने कमरे में जाने लगा तो वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा, अब्रम इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं।
ये कहते हुए वसुंधरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और अब्रम को देखते हुए आगे बोली, जरा मुझे ये बताओ, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? तेरा रिश्ता सभी शादीशुदा आम लोगों की तरह ही है ना? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अब्रम बोला, मॉम आप कहना क्या चाहती हैं? वसुंधरा प्यार से अब्रम के कंधे पर हाथ रखकर उसका कंधा सहलाते हुए बोली। बेटा शादी के बाद एक लड़की को अपने पति का समय और प्यार दोनों ही चाहिए होता, और यही चीज उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। पर अगर उसे अपने पति से प्यार ना मिले तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। तू हमेशा अपने काम में उलझा रहता है, थोड़ा अपने रिश्ते पर भी ध्यान दे। नियति को तेरे प्यार की जरूरत है, उसे तेरा साथ चाहिए, उसे अपना प्यार दे बेटा। ये कहकर वसुंधरा तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं अब्रम के दिमाग में अभी वसुंधरा की कई बातें ही घूम रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। अब्रम जैसे ही कमरे में गया, नियति बेड पर बैठी सुबक रही थी। उसकी इस हालत पर अब्रम को तरस तो आ रहा था, पर उसके कान में वसुंधरा की कई बातें गूंज रही थी। और तभी अब्रम ने तेज आवाज में कहा, टर्टल। नियति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। फिर अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतनी रात में बाहर गार्डन में क्या कर रही थी? नियति डरते हुए बोली, वो मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर बैठी थी। पर तभी वो अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, कितनी आसानी से झूठ बोल देती हो तुम। तुम्हारी बातों में तो कोई भी आ जाएगा, पर मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज आई एम ब्लडी द बीस्ट। और मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगा। तुम उसकी तरह हो, झूठ बोलना, धोखा देना तुम्हारी फितरत है। नियति हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। अब उसकी आंखों आंसू के अलावा कोई और भाव नहीं था। अब्रम उसे घूरते हुए उसके पास आया और उसकी एक बाह पकड़कर दांत पीसकर बोला, बहुत आग है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस आग को मैं आज बुझा दूंगा। फिर नियति के कान के पास अपने होंठ ले जाकर आगे कहा, और तुम्हारे अंदर लगी इस आग को मैं आज हमेशा के लिए बुझा दूंगा। आज के बाद तुम कभी इस बारे में सोचोगी भी नहीं। उसके गाल नियति के गाल को छू रहे थे। नियति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। अब्रम की गर्म सांसें उसे अपने कान पर महसूस हो रही थी, और उसकी छुअन से नियति को शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अब्रम के गुस्से की आग की लपटों को खुद पर महसूस कर रही थी। वहीं अब्रम ने उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि नियति की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में फंस गई थी। अब्रम की गर्म सांसें उसे अभी भी अपने गाल और गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब्रम के होठ जैसे ही उसकी गर्दन को छूने को हुए कि तभी उसने खुद को रोक लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो नियति के ऊपर से हट गया और नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, पर मेरा है। मैं अब्रम सिंह चौहान हूँ। सब मुझे बीस्ट कहकर बुलाते हैं। तुम्हें छूकर मैं वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। नियति अब्रम के उसके ऊपर से हटते ही जल्दी से उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए और सुबकते हुए उसे देख रही थी। अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हें सजा मिलेगी टर्टल। ये कहकर उसने नियति का हाथ कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए रूम से बाहर ले गया। वसुंधरा अब्रम के रूम के बाहर छुपकर ये सब देख रही थी। वो अब्रम को नियति को ले जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, इसे कहते हैं जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। मैं चली अब सोने, अब मुझे नींद अच्छी आएगी, कहकर वसुंधरा अपने रूम में चली गई। वहीं अब्रम नियति को लेकर टॉर्चर रूम में आ गया और उसने नियति को ले जाकर उसे एक बड़े से बर्फ के आइस क्यूब पर खड़ा कर दिया। नियति के पैर ठंड से जलने लगे और लड़खड़ाने लगे। ये देखकर अब्रम ने कहा, डोंट मूव टर्टल, अगर तुम उतरी तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी। बहुत आग है ना तुम्हारे अंदर, तो अब ये आइस क्यूब ही तुम्हारे अंदर लगी आग को बुझाएंगी। ये बोलकर अब्रम नियति को देखते हुए एक चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और उसकी क्रूरता दोनों भरी हुई थी। नियति मुश्किल से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाले खड़ी रोते हुए उसे देख रही थी। धीरे धीरे आइस क्यूब मेल्ट हो रही थी। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे बर्फ नहीं आग रख दी गई हो। उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए आंखों को भींच लिया और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ही मंजर तैर गया जिसमें अंगारों पर एक लड़की नंगे पैर चल रही थी। उसे भी यही दर्द, यही जलन महसूस हो रहा था। रात का तीसरा पहर खत्म हुआ और चौथा पहर शुरू होते ही नियति की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। लगातार 3 घंटों से बर्फ के आइस क्यूब पर खड़ी नियति के पैर पूरी तरह सुन्न हो गए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बोझल हो गई थी।
अब्रम अभी भी बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वो चेयर से उठा और नियति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब्रम ने नियति के पास जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। वो आराम आराम से अपने हर स्टेप को रख रहा था। और जैसे ही अब्रम आखिरी स्टेप रखते हुए नियति के सामने जाकर खड़ा हुआ, नियति उसी पल निढाल होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। कुछ सेकंड तक अब्रम यूं ही उसके मासूम चेहरे को देखता रहा और फिर उसे देखते हुए ही बोला, उफ, तेरी ये मासूमियत। इतना कहकर अब्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए हुए ही अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह जब नियति की आंख खुली तो उसने आंखें खुलते ही घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 11 बज रहे थे। ये देखकर नियति ने उठना चाहा, पर तभी उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींच गई। नियति अपने दर्द को बर्दाश्त कर उठने लगी, पर तभी एक सर्द आवाज उसके कानों में गई और नियति का शरीर कांपने लगा। अब्रम रूम में ही सोफे पर बैठा काम कर रहा था, पर नियति के उठने का एहसास उसे हो गया था, इसलिए उसने बिना नियति की तरफ देखे कहा, चुपचाप बेड पर ही पड़ी रहो टर्टल। अगर तुमने एक पैर भी नीचे रखा तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। ये सुनकर नियति के होश उड़ गए और जो अपने पैरों को ब्लैंकेट से बाहर निकाल रखा था, उसने जल्दी से अपने पैरों को ब्लैंकेट से ढक लिया। अब्रम कनखियों से इसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया। वहीं नियति उसकी धमकी सुनकर इतनी डर गई थी कि उसने अपना मुंह तक ब्लैंकेट के अंदर ले लिया था। अब्रम ने अपनी गोद से लैपटॉप टेबल पर रखा और उठकर उसके पास चला गया। फिर उसे ब्लैंकेट में घुसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए अब्रम ने कहा, बाहर निकलो टर्टल। नियति उसके डर से ब्लैंकेट में दुबके हुए ही बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे सजा मत देना। नियति ने ये बात फनी स्टाइल में कही थी, पर अब्रम को उसके अंदर का छुपा डर महसूस हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर ब्लैंकेट को नियति के ऊपर से हटाने लगा, पर तभी नियति ने ब्लैंकेट को और भी कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अब्रम ने कहा, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। ये सुनकर नियति और डर गई और उसने जल्दी से ब्लैंकेट खुद के ऊपर से हटा दिया और अपनी डरी सहमी आंखों से सामने खड़े अब्रम को देखने लगी। अब्रम ने उसे मेडिसिन और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, इसे खा लो, तुम्हारा फीवर ठीक हो जाएगा। पूर्ण विराम। आश्रम की क्रूरता से नियति अच्छे से वाकिफ थी। उसे न कहने की हिम्मत नियति में नहीं थी, इसलिए उसने बिना कोई ऑब्जेक्शन के मेडिसिन ले लिया। वो पानी का ग्लास टेबल पर रखने के लिए झुकी, तभी अब्रम ने उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। नियति उसे हैरानी से देखने लगी। हैरान नियति को और हैरान करते हुए अब्रम उसके पैरों के पास बैठ गया और ब्लैंकेट हटाकर नियति के पैरों को देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर नियति के पैरों को छुआ तो नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पैर सूज हुए थे। गहरे लाल रंग निशान उसके पैरों में उभरे हुए थे, जिनमें दर्द और जलन दोनों ही हो रही थी। नियति की हल्की सिसकी ने अब्रम का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी माथे की सिलवटें देखकर और आंखों को भींचा देखकर अब्रम को उसके दर्द का एहसास हुआ। उसने नियति के देखते हुए ही मन में कहा, आई एम सॉरी टर्टल। ये कहकर अब्रम कुछ देर पहले की बातों को याद करने लगा। करीब 4 घंटे पहले अब्रम ने नियति को लाकर बेड पर सुला दिया था और खुद सोफे पर बैठा डिन करते हुए नियति को देख रहा था। इस वक्त उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक तरफ उसे वसुंधरा की कई बातें याद आ रही थी और दूसरी तरफ उसे नियति की मासूमियत याद आ रही थी। इसी उधेड़ गुण में अब्रम ने नियति को देखते हुए कहा, यू आर सो स्ट्रेंथ टर्टल। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो अब तक मेरे सामने झुक गया होता और अपना सारा सच मेरे सामने रख देता। पर तुम किस मिट्टी की बनी हो टर्टल? तुम टूटती क्यों नहीं? क्या तुम मासूम हो? तुम हो कौन टर्टल? अब्रम नियति को देखते हुए अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी टाइगर ने डोर पर नॉक किया। अब्रम ने तिरछी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वहां टाइगर और जगुआ दोनों ही खड़े थे। दोनों को देखकर अब्रम अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वे तीनों अब एक रूम में थे और अब्रम सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए राजा की तरह बैठा था और अपनी काली आंखों से दोनों को देख रहा था। टाइगर और जगुआ दोनों ने तिरछी नजरों से देखते हुए कुछ इशारा किया और फिर टाइगर ने अब्रम को देखते हुए कहा, बीस्ट, आपने उसे ब्लैकी के पिंजरे में डालने के लिए कहा था, पर हमने उसे नहीं डाला। अब्रम ने टाइगर की अधूरी बात को पूरा किया। तभी जगुआ बोला, बीस्ट फॉरेस्ट क्वीन इनोसेंट है। जगुआ की बात सुनकर अब्रम समझ रहा था वो फॉरेस्ट क्वीन नियति को ही बोल रहा है। अब्रम ने जगुआ से अपनी नजरें हटाकर टाइगर को देखा तो उसने जल्दी से कहा, हमने उससे पूछताछ की है, उसने किसी के कहने पर ही वो सब किया था।
उसकी बात सुनकर अब्रम के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और वो गुस्से में दोनों को देखने लगा। फिर दोनों ने ही एक एक कर सारा सच उसे बताया। उनकी पूरी बात सुनकर अब्रम ने कहा, अब वो आदमी कहाँ है? जैगुआ बोला, ब्लैकी के पेट में। सुबह से ब्लैकी भूखा था इसलिए मैंने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया। उसकी बात पर टाइगर को थोड़ी हंसी आई पर वो हंसा नहीं। अब्रम उठा और टाइगर से बोला, और उस आदमी का क्या हुआ? तुम उसे कब तक पकड़ोगे? टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट, मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा। अब्रम ने कुछ नहीं कहा और दोनों को एक नजर देखकर चला गया। वही उसके जाते ही जैगुआ और टाइगर दोनों ने खुलकर सांस ली और जैगुआ बोला, बीस्ट कितने क्रूर है यार, बेचारी हमारी फॉरेस्ट क्वीन की इतना कुछ सहती है फिर भी बीस्ट उन पर शक ही करते हैं। टाइगर उसका साथ देते हुए बोला, तूने सही कहा, हमारी फॉरेस्ट क्वीन प्योर सोल के साथ प्योर हार्टेड भी हैं। अब मुझे 2 लोगों को ढूंढना है। ये सुन जैगुआ के पूछा, कौन से 2 लोग? टाइगर बोला, पहला आतिश खन्ना का वो आदमी जिसकी वजह से बीस्ट की शादी ब्रेकिंग न्यूज बनी, और दूसरा वो आदमी जिसने हमारी फॉरेस्ट क्वीन को फंसाने की कोशिश की। जैगुआ टाइगर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। टाइगर ने उसकी बात पर जैगुआ को ऐसे देखा जैसे कह रहा हूँ, खुद के काम से फुर्सत नहीं है और मेरी मदद करने चला है। प्रेजेंट टाइम। अब्रम नियति के पैरों में ऑइंटमेंट लगाकर हल्के हाथ से मसाज कर रहा था। जैसे ही नियति ने ये महसूस किया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब्रम को अपने पैरों में मसाज करते देखकर चौंक गई। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वो अपने पैर धीरे धीरे पीछे खींचने लगी तो अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? इससे आराम नहीं मिल रहा क्या? नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर अब्रम ने पूछा, तो फिर तुम अपने पैरों को पीछे क्यों खींच रही हो? नियति धीरे से दबी दबी आवाज में बोली, पति पैर नहीं छूते पाप लगता है। ये सुनते ही अब्रम ना चाहते हुए भी हंसने लगा। फिर नियति को देख मुस्कुराते हुए बोला, सीरियसली, मेरे इतना तंग करने के बाद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? सच यू आर सो इनोसेंट टर्टल, आई ट्रस्ट यू। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है और अब मैं चाहूंगा कि तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। नियति ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी और वो एक छोटी बच्ची की तरह अपनी चमकती आंखों से टुकुर टुकुर अब्रम को देख रही थी। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उनका सही सही जवाब देना। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसे देखती रही। अब्रम बोला, टर्टल तुम कौन हो? ये सुनते ही नियति डर गई। गांव से शहर तक का पिछला सारा मंजर एक झटके में उसकी आंखों के आगे कौंध गया। उसका गला सूख गया और उसने डर के घूंट को जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारा और डरते हुए कहा, नियति। अब्रम ने फिर कहा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? नियति की आंखों के सामने एक बार फिर उसका अतीत कौंध गया और उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए सिर झुका लिया। ये देखकर अब्रम समझ गया कि नियति को रोना आ रहा है और वो दर्द में है। तभी नियति की सिसकियों की आवाज अब्रम के कानों में गई और उसने जल्दी से आगे बढ़कर नियति के सिर को अपने सीने में छुपा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। विमला का घर। वही उधर एक बार फिर विमला लाखन की कतार के निशाने पर थी और इस बार लाखन गुस्से में बौखलाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बार विमला की जान लेकर ही मरेगा। विमला डर से घुटी घुटी आवाज में बोली, देखो लाखन बेटा, इसको हमसे दूर रखो, हम मर जाएंगे। लाखन दांत पीसकर बोला, तो मर जाओ ना विमला ताई, तुम हमरा कोई भला तो नहीं की, अब मरकर धरती मैया का थोड़ा बोझ ही कम कर दो। विमला फिर बोली, अरे लाखन बेटा, तुम तो हमरे बेटन जईसन हो, अपनी विमला ताई को मारकर तुमको क्या मिलेगा? लाखन उसे घूरते हुए बोला, सुकून, हमको तुमको मारकर सुकून मिलेगा विमला ताई, तुमको क्या लगा शहर आकर बस जाओगी तो तुमको ठाकुर साहब छोड़ देंगे? तुम्हारे अंदर जो डर खत्म हो गया है उसे आज हम फिर से भर देंगे। विमला बोली, नहीं बेटा, हम तो ठाकुर साहब से आज भी डरते हैं। लाखन बोला, अच्छा डर है तो अब जल्दी से बताई दो, बेला कहाँ है? विमला रोते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता बेला कहाँ है। अगर हम झूठ बोले तो हमरा मुंह कौवा ले जाए। हमको नहीं पता बेटा, तुमको बेला के बारे में जानना है तो समर्थ से पूछो ना, वो तुमको बताएगा बेला का पत्ता। ये सुनकर झुमरू बोला, विमला ताई सही कह रही है लाखन भैया,
हम तो इस बारे में सोचे ही नहीं। सारा गांव जानता है बेला वो समर्थ की होने वाली लुगाई रही, तो वो भागकर समर्थ के पास गई होगी ना। झुमरू की बात सुनकर लाखन पीछे हटते हुए बोला, तू सही कहा बे, इस और तो हमरा भी ध्यान नहीं गया। फिर विमला ताई को देखे लाखन आगे बोला, समर्थ का पता? विमला जल्दी से हवा में हाथ नचाते हुए बोली, नहीं लाखन, हमको नहीं पता वो कहाँ रहता है। दिल्ली कहने को छोटी है पर है बहुत बड़ी। लाखन विमला को धमकी देते हुए बोला, विमला ताई, अगर तुमको बेला या समर्थ दोनों के से किसी का भी पता चले तो हमको जरूर बताना, नहीं तो जानत हो ना हम का। विमला उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोली, हम तुमको जरूर बताएंगे बेटा। फिर लाखन और झुमरू के जाने के बाद विमला खुद से बोली, हमरा नाम विमला है, कभी घाटे का सौदा नहीं करती ये विमला। बेला अब तो तू गई और तेरे साथ वो समर्थ भी गया। अब्रम अभी भी नियति को अपनी बाहों के भरे बैठा था। जब नियति की सिसकियों की आवाज आना बंद हो गई तो अब्रम ने उसे धीरे से खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा। नियति उसर की बाहों में ही सो चुकी थी। अब्रम ने उसे बेड पर सही से सुलाया और ब्लैंकेट उड़ाकर उसे देखते हुए बोला, शायद आस्था आंटी ने जो तुम्हारे बारे में बताया वही सही है। अपनी फैमिली को खो देने का दुख तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है टर्टल। ये कहकर अब्रम उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। वही वसुंधरा अपने रूम में किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसने गुस्से में कॉल पर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या माया? मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ से माया बोली, सॉरी मैम, मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। वसुंधरा फिर गुस्से में बोली, माया, हेल्प तुमने मेरी नहीं की, मैंने तुम्हारी हेल्प की है। जरा सोचो, अगर उसने अब्रम के सामने तुम्हारा नाम ले दिया होता तो अब्रम तुम्हारे साथ क्या करता? मैंने तुम्हें अब्रम के कहर से बचाया है। अब मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, आगे से कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले मुझसे पूछ लेना। दूसरी तरफ से माया की नर्म आवाज आए, ओके मैम, मैं अब आपसे पूछे बिना कुछ नहीं करूंगी। गुड। इतना कहकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोली, कल रात की सिचुएशन तो मैंने जैसे तैसे हैंडल कर ली, पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। मुझे इसे रोकना होगा। अब्रम मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को कंट्रोल करने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरी कंट्रोल में रहेगा। इस बारे में मुझे उनसे बात करनी ही होगी। इतना कहकर वसुंधरा ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही उसने गुस्से में कॉल पर कहा, क्या वो वापस आ गए? दूसरी तरफ से किसी ने कहा, नो मैम सर, अभी तक ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आए। मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर काफी ज्यादा बिजी है, पर आप फिक्र मत करिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसकी बात पर वसुंधरा गुस्से में दांत पीसकर बोली, जब तक तुम्हारे सर वापस आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ मेरे हाथ से फिसल जाएगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से उसी शख्स ने फिर कहा, पर मैम। वसुंधरा उसकी बात काटते हुए बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और अपना बैग लेकर रूम से निकली, पर तभी शीला उसके सामने आ गई। उसने शीला को ऑर्डर देते हुए कहा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें पता है न क्या करना है? शीला ने सिर झुकाए हुए कहा, जी मैम साहब। वसुंधरा उसे घूरती नजरों से देखकर चली गई। उसके जाते ही शीला ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ये सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। और मेरी दोनों मेनमा साहब तो बिल्कुल गिरगिट जैसी है, पल भर में रंग बदल लेती हैं। एक बीस्ट ही इस घर में अच्छे हैं, जैसे भी है सामने है। किसी को सजा देना हो या दुश्मनी निभानी हो, जो भी करना होता है बीस्ट सामने से करते हैं, औरों की तरह पीठ पीछे छुप कर नहीं। वही नियति की जब आंखें खुली तो सुबह से शाम हो गई थी। वो बेर से उठी और टाइम देखते हुए बोली, हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? अब वो जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अब्रम का डर साफ झलक रहा था। नियति ने एक नजर खुद को देखा, उसने अभी भी कल वाली साड़ी ही पहनी हुई थी। नियति जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ गई और चेंज करके बाहर आ गई। अब उसके पैरों की सूजन भी कम हो गई थी और उसके दर्द में भी आराम था। नियति हॉल में आई तो उसे वहां भी कोई नहीं दिखा। किसी को न देखकर नियति ने सोचते हुए खुद से कहा, सब कहाँ चले गए? सासू माँ भी कहीं नहीं दिख रही, ये जानवर भी नहीं है, टाइगर भैया भी कहीं नहीं दिख रहे, आस्था माँ भी नहीं है, सब गए कहाँ? कुछ सोचकर नियति ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी कुछ आवाज सुनकर नियति रुक गई और आवाज का पीछा करते हुए विला से बाहर आ गई।
बाहर लॉन में टाइगर और जैगुआ किसी टॉपिक पर बात करते हुए हंस रहे थे। तभी जैगुआ की नजर नियति पर गई और वो उसे देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। फॉरेस्ट क्वीन, आप यहाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? जैगुआ की बात सुनकर टाइगर ने पीछे पलट कर देखा तो वही नियति कंफ्यूजन में अपने पीछे देखने लगी। अपने पीछे किसी को न देखकर उसने जैगुआ को देखते हुए कहा, आपने क्या वो सब मुझसे कहा? जैगुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। वही टाइगर भी उसे देखते हुए खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, आप ठीक है क्वीन? दोनों की बात पर नियति चिढ़कर बोली, आप दोनों मुझे बार बार क्वीन क्यों कह रहे हैं? मैं क्वीन नहीं हूँ, मेरा नाम नियति है। आप दोनों प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाए। टाइगर हंसते हुए बोला, हम आपको क्वीन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बीस्ट की वाइफ हैं और वो यहाँ किंग है, तो हुई ना आप किंग की क्वीन। ये सुनकर नियति को गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में कहा, किंग? आपके बीस्ट किंग नहीं, जानवर हैं। जानवर एक क्रूर जानवर, और मुझे उनकी बीवी नहीं बनना। मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती। उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की है, और इस तरह से शादी कौन करता है? न सिंदूर, न मंगलसूत्र, न 7 फेरे, न 7 वचन, बस पेपर पर साइन कर दिया और हो गई शादी। मैं नहीं मानती इस शादी को। वो एक बहुत बुरे जानवर है, इंसानियत तो उनके अंदर है ही नहीं, और ऐसे जानवर से कौन शादी करना चाहेगा? वो सिर्फ सभी की नफरत के लायक हैं। नियति अपने ही धुन में बोले जा रही थी। वही टाइगर और जैगुआ दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। हमेशा चुप चुप रहने वाली नियति आज इतना बोल रही थी किया वो तो उनके बीस्ट की बुराई कर रही थी, वो भी उनके सामने। तभी बोलते बोलते ही नियति को ख्याल आया कि वो उस जानवर के वफादार लोगों के सामने ही उसकी बुराई कर रही हैं। ये ख्याल आते ही नियति के चेहरे के भाव बदल गए और वो अपनी नजरें चुराते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। फिर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, देखिए आप दोनों मुझे गलत मत समझिए। मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ। मैं एक इंडियन लड़की हूँ तो उन्हें अपना पति कैसे नहीं मानूंगी? अब भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये सुनते ही टाइगर और जैगुआ दोनों ही हंसने लगे। नियति लाचारगी से उन्हें हंसते हुए देख रही थी। जैगुआ नियति के पास गया और उसे बेंच की तरफ इशारे करते हुए बोला, आप यहाँ बैठे क्वीन। नियति बेंच पर बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, मेरा नाम नियति है। इस बात पर टाइगर ने कहा, पर हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते, हम आपको क्वीन कहकर ही बुलाएंगे। नियति उसकी तरफ देख बोली, पर मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो जैगुआ बोला, शुरू में अजीब लगेगा, फिर कुछ दिनों बाद आपको आदत हो जाएगी। दोनों की बात सुनकर नियति ने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया और अपनी बात रखते हुए बोली, आप दोनों मुझसे वादा करिए, अभी जो मैंने कहा वो सब आप अपने किंग बीस्ट को नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे फिर से सजा देंगे। टाइगर और जगुआर दोनों ही नियति के चेहरे पर बीस्ट का डर देख पा रहे थे। उन्हें भी ये देखकर बुरा लग रहा था, पर नियति का इस तरह बीस्ट से डरना लाजमी था। पिछले 1.5 महीने से अभ्रम उसे अब तक टॉर्चर ही तो करता रहा है। ऐसे में नियति क्या कोई भी लड़की उससे डरेगी ही? ये बात वे दोनों ही समझ रहे थे। टाइगर और जगुआर दोनों ही नियति के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए और उसे देखते हुए टाइगर ने कहा, क्वीन आपको डरने की जरूरत नहीं, हम बीस्ट से कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, आप में बहुत हिम्मत है, आप उनके साथ रह रही हैं। इसके आगे जगुआ ने कहा, हम आप पर भरोसा है, आप इनोसेंट हैं, हम जानते हैं, और जल्दी ही बीस्ट को भी आप पर भरोसा हो जाएगा। हमारे बीस्ट क्रूएल है, हम जानते हैं, पर वो किसी इनोसेंट पर्सन के साथ गलत नहीं करते। बीस्ट उसी को सजा देते हैं जो गलत होता है, जिसने कुछ गलत किया होता है, या फिर अपने दुश्मनों को। नियति दोनों की बात सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। उसने दोनों की बात पर उन्हें देखते हुए कहा, तो क्या आप दोनों मेरे बारे में उनसे सच में कुछ नहीं कहेंगे? टाइगर और जगुआर ने ना में सिर हिला दिया। नियति मुस्कुराने लगी और फिर उसने टाइगर को देखते हुए कहा, भैया आप दोनों ना बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है, आप दोनों भी उस जानवर से बहुत डरते हैं, उनके आगे तो किसी की नहीं चलती, बस एक सासू माँ ही है जो अपनी चला लेती है, वरना किसी में तो हिम्मत ही नहीं कि उन्हें बीच में रोककर अपनी बात कह सके। टाइगर उसकी बात पर हंसते हुए बोला, क्वीन आपने इतने दिनों में बीस्ट को बहुत अच्छे से जान लिया है। उद्धरण चिन्ह। फिर जगुआ भी बोला, क्वीन आपको पता है हमारे बीस्ट बहुत अच्छे हैं। इस बात पर नियति बोली, जगुआ भैया आप उनके बारे में कुछ भी कहिए, हम मान लेंगे, पर आप उन्हें अच्छा मत कहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक जानवर है, मेरे गांव के भोले के ब्याज से भी ज्यादा जिद्दी है।
क्रूरता तो उनके रगों में खून बनकर बहती है। भगवान ने उन्हें इतनी अच्छी शक्ल दी है, फिर भी हमेशा गुस्से में ही घूरते रहते हैं। हंसी से तो कोई खास दुश्मनी लगती है उनकी, आए नहीं कि गायब हो जाती हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वो हमेशा सड़े हुए बैगन की तरह क्यों रहते हैं? अपनी बात पूरी कर नियति टाइगर और जगुआ को टुकुर टुकुर देखने लगी। वहीं वे दोनों उसे फिर से हैरानी के भाव से देख रहे थे कि तभी दोनों एक साथ हंस दिए। और टाइगर हंसते हुए ही बोला, क्वीन आप बीस्ट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। उसका साथ देते हुए जैगुआ बोला, हमें नहीं पता था आप इतनी डेयरिंग बाज हैं। बीस्ट को आपकी ये साइड देखनी चाहिए। इस बात पर नियति मुंह बनाकर बोली, न बाबा, ना मुझे मरना थोड़ी ना है जो मैं उनसे ये सब कहूंगी। अरे वो तो मेरे गांव की पिशाचनी से भी ज्यादा डरावने हैं। इस बार टाइगर और जैगुआ दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए और उनके साथ नियति भी हंसने लगी। वहीं अब अब्रम भी आ गया था और कॉल पर बात करते हुए विला के अंदर जा रहा था। पर तभी उनकी हंसने की आवाज सुनकर अब्रम ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। फिर कॉल कटकर नियति को घूरने लगा। नियति अब्रम से अनजान हंसते हुए दोनों से बात कर रही थी। अब्रम ने आज पहली बार उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। अब्रम को उसकी हंसी तो अच्छी लग रही थी, पर कुछ था जो उसे खटक रहा था। उसने नियति को देखते हुए अपने आप से कहा, टर्टल तुम मेरे सामने तो मरी हुई चूहिया की तरह रहती हो, फिर इन दोनों के साथ इतनी खुश क्यों हो? ये कहते हुए उसकी नजरें नियति को ही घूर रही थी। नियति खुलकर टाइगर और जैगुआ से बात करने में मगन थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने अचानक ही मुड़कर पीछे देखा तो अब्रम को देखकर वो चौंक गई। उसके होठों पर बिखरी हंसी पानी के बुलबुले की तरह पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में अब्रम का डर दिखने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। वहीं टाइगर और जैगुआ भी सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए थे। अब्रम घूरते हुए उनके पास गया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम सबके पास कोई काम नहीं है क्या? यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो? टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट वी कॉट हिम। अब्रम ने उसकी बात पर कहा, वेयर इज ही? जैगुआ बोला, बीस्ट वो टॉर्चर रूम है। अब्रम बोला, ओके, तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। टाइगर और जैगुआ दोनों ही ओके बीस्ट बोलकर चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर नियति मन में बोली, अरे आप दोनों मुझे यहाँ इस जानवर के साथ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज, वरना ये जानवर मुझे खा जाएगा। नियति का मुंह रुआंसा सा हो गया था। अब्रम उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। अभी तो ये इतना हंस रही थी, मुझे देखती ही फिर से मरी हुई चूहिया बन गई। टर्टल तुम इतनी जल्दी अपने फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर लेती हो? अब्रम ने अपने आप से ही कहा और नियति को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नियति उसके हर बढ़ते कदमों के साथ अपने कदम पीछे ले रही थी और पीछे हटते हुए ही वो बेंच से टकरा गई और बेंच पर बैठ गई। अब्रम ने नियति को देखते हुए ही अपना एक पैर उठाकर बेंच के कोने पर रखा और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखते हुए नियति के ऊपर झुकने लगा। नियति उससे डरते हुए पीछे हट रही थी। तभी उसकी पीठ बेंच के क्राउन से टिक गई। ये होते ही नियति और घबरा गई। वो अब्रम से नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी अब्रम ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरी तरफ देखो टर्टल। अब्रम की टोन कमांडिंग थी, जिसे नियति को मानना ही था। उसने धीरे धीरे झुकी पलकों को उठाकर अब्रम की तरफ देखा तो उसकी आंखें सीधे अब्रम की आंखों से जा मिली। अब्रम की आंखें नियति के पूरे चेहरे पर घूम रही थी। कभी वो नियति की काजल से सनी आंखों में देखता तो कभी उसकी छोटी सी नाक को, कभी अब्रम नियति के डर से गुलाबी हो चुके गालों को देखता तो कभी उसके कांपते होठों को। फिर उसे देखते हुए ही अब्रम ने अपने दूसरे हाथ से नियति के चिन्ह को पकड़ते हुए उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ किया और उसकी काजल वाली काली काली आंखों में देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हंस रही थी, फिर अब डर क्यों रही हो? नियति ने मन में ही कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इंसानों के साथ थी और अभी एक जानवर के साथ हूँ, और जानवर से तो सभी डरते हैं, ऊपर से आप इतने खतरनाक जानवर हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, और मैं तो आपकी पसंदीदा गुलाम हूँ, जिसे आप जब चाहे तब सजा दे देते हैं। नियति को खामोश देखकर अब्रम ने फिर कहा, बोलो चुप क्यों हो? क्या सारी बातें खुद से ही करोगी या मेरे मुंह पर भी बोलोगी? ये सुनते ही नियति का रोम रोम कांप उठा और एक बार फिर वो मन में बोली, हे भगवान, ये जानवर तो हमारी अंतरात्मा की बातें भी सुन लेता है।
नियति को इस बार भी चुप देखकर अब्रम बोला, ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ कह नहीं सकती तो मेरे बारे में तुम्हें खुद से भी बात करने का कोई हक नहीं। ये सुनते ही नियति ने अपने गले से डर के सूखी घूंट को नीचे उतारा तो अब्रम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसकी नजरें नियति के चेहरे से हटकर अब उसके होठों पर थी, जो किसी ताजे गुलाब की तरह लग रहे थे। उनकी नमी भी ऐसी लग रही थी जैसे उसकी बूंद गुलाब की पंखुड़ी पर आकर ठहर गई हो। उस पल में न जाने अब्रम को किन एहसासों में घिर गया कि वो धीरे धीरे नियति के ऊपर झुकने लगा। वो जैसे जैसे उसके नजदीक जा रहा था नियति की धड़कनें तेज हो गई थी। अब्रम की सांसों की गर्मी को महसूस कर नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब्रम की आंखें भी धीरे धीरे क्लोज हो गई थी। वो फासला जो आज खत्म होने वाला था, और अब्रम नियति के लिबों की नमी को अपने लिबों पर महसूस करता कि उससे पहले ही एक आवाज ने उनके बीच के मिट चुके फासले को बढ़ा दिया। वो आवाज वसुंधरा की थी। वसुंधरा जैसे ही कार से निकलकर अंदर जाने को हुई कि तभी उसकी नजर लॉन में अब्रम पर गई। उसे नियति नहीं दिख रही थी क्योंकि वो अब्रम से छुपी हुई थी। पहले अब्रम को देखकर वसुंधरा सोच में पड़ गई, अब्रम इस तरह क्यों झुका हुआ है। फिर ध्यान से देखने पर उसे नियति की साड़ी का पल्लू दिखा और वसुंधरा की आंखें गुस्से से भर गई। नो नो, अब्रम उसके वो करीब नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खुद से ही बात कर वसुंधरा ने तेज आवाज में कहा, अब्रम तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनते ही अब्रम एकदम से रुक गया। अब्रम ने नियति के ऊपर झुके हुए ही अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को नियति के बहुत करीब पाया। उनके लबों के बीच सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही दूरी बची थी। उसी पल नियति ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें अब्रम को अपने इतने करीब देखकर बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अब्रम के सीने पर रखते हुए उसे पीछे की तरफ धकेला। अब्रम उसके हमले के लिए तैयार नहीं था। वो पीछे हटते हुए गिरने लगा, पर तभी उसने अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल लिया और नियति को घूरते हुए मन में बोला, हाउ डेयर यू टर्टल, तुम मुझे धक्का कैसे दे सकती हो, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सोचते हुए नियति को घूर रहा था, वही नियति उसे डरी डरी नजरों से देख रही थी। तभी दोनों को डिस्टर्ब करते हुए एक बार फिर वसुंधरा ने कहा, ओह सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम नियति के साथ हो, मेरी टाइमिंग भी ना कितनी गलत है। सॉरी नियति। वसुंधरा की बात पर नियति मन में ही बोली, अरे सासू माँ आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो इस जानवर को बोलना चाहिए, ये मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं। और सासू माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस जानवर से बचा लिया। नियति ये बोलकर शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद वसुंधरा अब्रम के पास गई और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अगेन सॉरी बेटा, अगर मुझे पता होता तो तुम नियति के साथ हो तो मैं तुम्हारे इस स्पेशल मोमेंट को कभी स्पॉइल नहीं करती। वेल मुझे ये देखकर अच्छा लगा, तुम नियति को अपना समय से रहे हो। अब्रम सिर झुकाए चुपचाप वसुंधरा की बात सुन रहा था। जैसे ही वसुंधरा की बात पूरी हुई अब्रम ने कहा, नो इट्स ओके मॉम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर अब्रम नजरें झुकाए हुए ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा कितना भोला है, अपनी मॉम की सारी बात मानता है, जो भी कहूँ एक बार कहने पर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहकर वो भी अंदर चली गई। नियति किचन में आस्था के साथ मिलकर सबके लिए डिनर तैयार कर रही थी और अब्रम चेंज करने के बाद टॉर्चर रूम में आ गया था। वो सोफे पर बैठा था और अपने सामने बैठे आदमी को घूर रहा था। वो आदमी अपने दोनों हाथ जोड़े हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अब्रम ने जगुआ की तरफ देखा तो जगुआ ने एक पंच बनाकर पूरे फोर्स के साथ उस आदमी के मुंह पर मार दिया। जगुआ का पंच पड़ते ही उस आदमी के मुंह से खून के साथ उसका एक दांत टूटकर बाहर गिर गया। फिर अब्रम ने टाइगर की तरफ देखा और उससे कहा, कॉल हिम। टाइगर ने सिर हिलाया और जल्दी से एक नंबर डायल करके फोन अब्रम के पास ले गया। अब्रम ने फोन कान पर रखते हुए कॉल पर कनेक्ट अतीश खन्ना से कहा, क्या कहा था तूने? मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, तेरा वो आदमी अभी मेरे पैरों में गिरा है और अपनी जान की मुझसे भीख मांग रहा है। ये सुनकर दूसरी तरफ से अतीश खन्ना ने कहा, बीस तू गलत कर रहा है। अब्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तूने मुझे गलत करने पर मजबूर कर दिया है। जब जब तू मेरे काम और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, तेरे आदमियों को मैं ऐसे ही सजा देता रहूंगा। और तू फिक्र मत कर, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं।
जैसा कहा था वैसा ही करूंगा, बिकॉज आई एम ब्लडी द बीस्ट। इतना कहकर अब्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जगुआ से कहा, ले जाओ इसे, मेरा ब्लैकी बहुत भूखा है। जगुआ उस आदमी को ले गया और उसके साथ टाइगर भी चला गया। जगुआ ने उस आदमी को ब्लैकी के पिंजरे में डाल दिया और टाइगर फोन में वीडियो बनाने लगा। अब्रम के कहेनुसार टाइगर ने वो वीडियो अतीश खन्ना को सेंड कर दिया। उधर जैसे ही अतीश खन्ना ने उस वीडियो को देखा, उसने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली और मुजली को कसकर बंद कर लिया। फिर अपने शब्दों को पिसते हुए अतीश ने कहा, 20 तूने बहुत कली अपनी मनमानी पर, अब नहीं। ये कहकर उसने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, समर्थ मैंने तुझे एक काम दिया था, क्या वो काम हुआ? दूसरी तरफ से समर्थ ने कहा, सर मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, पर कोई भी उसके बारे में बताना नहीं चाहता। ये सुन अतीश ने कहा, समर्थ मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर बीस्ट को चोट पहुंचाना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। यू नो ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। समर्थ ने कहा, ओके सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमें जल्द ही उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ से अतीश ने फिर गुस्से में कहा, समर्थ कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए, फिर तुझे बताता हूँ अब्रम में क्या कर सकता हूँ। उधर विला में सभी डिनर कर रहे थे, तभी वसुंधरा ने अब्रम से कहा, अब्रम मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना होगा। अब्रम ने वसुंधरा की तरफ देख कहा, आप कब जा रही है? वसुंधरा बोली, 2 दिन बाद। अब्रम बोला, मॉम आपके साथ जगुआ भी जाएगा। ये सुनते ही वसुंधरा चौंक गई और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जगुआ तुम्हारा बॉडीगार्ड है, वो मेरे साथ जाएगा, तो तेरे साथ कौन रहेगा? मॉम मुझे आपकी सेफ्टी की ज्यादा परवाह है। अब्रम की बात पर वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरी इतनी परवाह करता है, पर बेटा मैं अपने साथ अपने गाइस को ले जाऊंगी, तुम जगुआर को अपने पास ही रखो। इस बात पर अब्रम ने कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। वहीं नियति खाना खाते हुए चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। वसुंधरा की जाने की खबर सुनकर नियति की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी और वो घबराते हुए मन में ही खुद से बोली, नियति अब तेरा क्या होगा? सासू माँ चली गई तो ये जानवर तुझे नहीं छोड़ेगा। ये सोचते हुए उसने तिरछी नजरों से अब्रम की तरफ देखा तो वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। डिनर करने के बाद वसुंधरा अपने रूम में और अब्रम स्टडी रूम में चला गया। वहीं नियति किचन में आ गई। वो दोनों हाथ कानों पर रख झुककर खड़ी सोच रही कि तभी आस्था की आवाज उसके कानों के गई, नियति बेटा तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। नियति पलटते हुए आस्था को देखकर उसके गले लग गई और फिर उसके गले लगे हुए बोली, माँ। आस्था ने प्यार से उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम किसी बात से परेशान हो? नियति उससे नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए वो आस्था के गले लगे हुए ही बोली, माँ आपके साहब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे हैं। आस्था धीरे से मुस्कुरा। नियति ने अपनी आंखें भींचे हुए ही जल्दी से कहा। वही आस्था की मुस्कान उसकी बात सुनकर और गहरी हो गई। फिर वो नियति को खुद से अलग करके उसे समझाते हुए बोली, बेटा मुझे पता है तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि तुम सारी बातों को समझो, पर साहब को समझने की कोशिश करना, वो बहुत अच्छे हैं। जब एक बार तुम उन्हें जानने और समझने लगोगी तो साहब तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे। इस बात पर नियति ने मन में ही खुद से कहा, मैं क्यों समझूं उस जानवर को, मैं उसे नहीं समझने वाली, वो बुरा है और बुरा ही रहेगा। अब्रम के बारे में सोचते हुए ही नियति अपने रूम तक आ गई। रूम में अब्रम को देखकर नियति ने रिलैक्स होकर कहा, चलो अच्छा है, वो जानवर अभी कमरे में नहीं है, उससे पहले कि वो आ जाए मैं सो जाती हूँ। ये बोलकर नियति बेड पर आ गई और खुद को पैर से सिर तक ब्लैंकेट से ढकते हुए उसने कहा, अब मैं सो जाऊंगी, फिर वो जानवर मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। नियति के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, वो आंखें बंद कर सो गई। वहीं उधर स्टडी रूम में अब्रम चेयर पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था और उसके सामने टाइगर खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें देखते हुए वो अब्रम को बता रहा था, बीस्ट हमने जो इस बार टेंडर भरा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, इस बार भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का टेंडर हमें ही मिलेगा। अब्रम ने सिगरेट की कस लेते हुए कहा, क्या अतीश खन्ना ने भी टेंडर भरा है? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बीस्ट हमारे इन्फॉर्मर से खबर मिली है, उसने भी ये टेंडर भरा है। इस बात पर अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो इस बार भी वो मुंह की खाएगा। ये कहकर अब्रम ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, टेंडर हमें ही मिलेगा।
अब तुम उस जगह की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। मैं वहां जाने से पहले उस जगह के बारे में सब जानना चाहता हूँ। टाइगर ने सिर हिलाते हुए ओके सर कह दिया। अब्रम अपनी सिगरेट खत्म कर उठा और अपने रूम में चला गया। वो जैसे ही रूम में आया तो नियति को ब्लैंकेट में इस तरह लिपटा देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो धीरे बुदबुदाया, टर्टल को क्या ज्यादा ठंड लग रही है। फिर उसने एसी की तरफ देखा। एसी का टेम्परेचर नॉर्मल था। ये देखकर अब्रम ने सिर हिलाया और रूम अंदर से लॉक करता हुआ बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही ब्लैंकेट के अंदर नियति ने अपनी दोनों मुट्ठी में ब्लैंकेट को कसकर भर लिया था और डरते हुए खुद से बोली, है भगवान, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अब तो ये जानवर भी आ गया है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और उस पल का इंतजार करने लगी जब अब्रम उसे कमर से पकड़ उसके स्टमक पर अपन सिर रख कर सोता है। अब तक नियति को भी एहसास हो गया था अब्रम को उसके पकड़ के सोने पर ही नींद आती है। वो अभी इस मोमेंट का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसे एक झटका लगा। उसे अपने पैरों के पास अब्रम के ठंडे पैर महसूस हुए और नियति का शरीर एक अजीब सी सिहरन से कांप उठा। उसने अपनी मुड़ी को और कसकर भींच लिया, पर तभी अब्रम के ठंडे हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है और फिर कुछ ही सेकंड बाद नियति ने अपनी गर्दन पर अब्रम की सांसों को महसूस किया। वो कुछ देर तक ऐसे ही अपनी सांसों को रोककर उसकी बाहों में ही लेटी रही। फिर उसने मुड़कर तिरछी नजरों से देखा तो अब्रम सो चुका था। नियति ने उसे सोते देखकर एक गहरी सांस ली और खुद को उसकी कैद से आजाद करने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि नियति उसकी एक उंगली को भी अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। क्या मुसीबत है, ये जानवर कभी नहीं सुधरने वाले। थक कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। अगले दिन आज अब्रम फिर से एक होटल में आया हुआ था। उसे आज एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था जिसके लिए उसने एक वीक पहले टेंडर भरा हुआ था। अब्रम टाइगर के साथ सेंटर टेबल पर बैठा था। उससे कुछ दूरी पर अतीश खन्ना अपने असिस्टेंट समर्थ के साथ बैठा था। उसकी नजरें स्टेज की जगह अब्रम पर टिकी थी। वो उसे घूर कर देख रहा था। तभी अतीश ने अब्रम को घूरते हुए ही समर्थ से कहा, समर्थ, अगर आज का टेंडर हमें नहीं मिला तो बीस्ट को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजने की तैयारी कर लेना। समर्थ ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। अब्रम जानता था समर्थ उसके पीछे बैठा है। पाव से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी स्टेज पर एक आदमी आया और वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने लगा। जहां अतीश खन्ना और बाकी सबके चेहरे पर टेंशन के भाव थे, वहीं अब्रम एकदम रिलैक्स होकर बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता हो रिजल्ट क्या निकलने वाला है, और हुआ भी वही जो उसने सोचा था। एक बार फिर अब्रम ने सबको मात देकर प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया था। अब्रम उठकर स्टेज पर गया और पेपर साइन करने लगा। वहीं अतीश समेत बहुत से लोगों की नजरें अब्रम को गुस्से में घूर रही थी। अब्रम ने पेपर साइन कर सामने खड़े आदमी से हाथ मिलाया तो उस आदमी ने कहा, आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट आपको ही क्यों दिया गया है। उसकी बात पर अब्रम की आईब्रो तन गई और वो आंखों में एक सवाल लिए सामने खड़े आदमी को देखने लगा। तभी उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इस बार सबके टेंडर बहुत अच्छे थे, पर फिर भी आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है क्योंकि जिस जगह ये प्रोजेक्ट शुरू होगा वहां काम करना आसान नहीं होगा। पर हम सबको लगता है आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे और इसलिए हमारी पूरी टीम ने आपके टेंडर को सिलेक्ट किया है। उन दोनों के बीच की बातें सिर्फ उन दोनों के ही बीच थी, कोई तीसरा उनकी बातें नहीं सुन रहा था। सामने खड़े शख्स की पूरी बात सुनकर अब्रम ने कहा, डोंट वरी मिस्टर खुराना, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, इस प्रोजेक्ट को भी पूरा करगा। मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए बोले, अब्रम, सब तुम्हें बीस्ट कहते हैं और सबने तुम्हारी क्रूरता अपनी आंखों से देखी भी है। मैं बस तुम्हें आने वाले खतरे के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ आप इस बार जा रहे हो वो जगह कहने को पिछड़ी हुई, पर वहाँ की हवाओं में खौफ बहता है। अब्रम उनकी बात की गंभीरता को समझते हुए बोला, मैं ध्यान रखूंगा। प्रोजेक्ट मिलने के बाद अब्रम विला आ गया था और वो अभी टाइगर और जैगुआ के साथ स्टडी रूम में था। जैगुआ ने अब्रम के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर, इस फाइल में उस गांव की सारी इंफॉर्मेशन है। अब्रम फाइल खोलकर देखने लगा और टाइगर ने उस जगह के बारे में बताते हुए कहा, सर, ये गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास बसा है, इसलिए ठीक से नहीं कह सकता ये गांव यूपी में है या बिहार में। कहने को तो गांव का नाम फूलपुर है, पर वहां की हवाओं में फूल की खुशबू नहीं,
पिशाचनी का खौफ महकता है। ये सुनते ही अब्रम ने फाइल बंद करते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस। कौन सी दुनिया में जी रहे हो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। उसकी बात पर टाइगर ने आगे कहा, सर आपके कहने पर मैंने एक आदमी को उस गांव में भेजा था, उसी ने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। उस गांव में एक ठाकुर भी है और उसी की वहां चलती है, गांव के लोग भी उसकी सुनते हैं। उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब सुनकर अब्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मिस्टर खुराना और टाइगर की बातों को लिंक करने लगा। फिर अब्रम ने खड़े होते हुए कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज तक मैंने अपने सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करूंगा। मुझे ठाकुर और पिशाचनी दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। मैं उस गांव में जाऊंगा। तुम तैयारी करो, पर उससे पहले विकास के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। टाइगर ने ओके सर कहते हुए सिर हिला दिया। अब्रम के जाने के बाद जैगुआ सोफे पर पसरते हुए कहा, सीरियसली पिशाचनी, वो भी आज के जमाने में। यार कोई अफवाह नहीं मिली फैलाने के लिए। इसे सुनकर डर नहीं लग रहा बल्कि हंसी आ रही है। जैगुआ को हंसते देखकर टाइगर ने उसके बराबर में बैठते हुए कहा, अब ये अफवाह है या सच्ची तो उस गांव में जाकर ही पता चलेगा। जैगुआ फिर हंसते हुए बोला, पिशाचनी तो मुझे वो माया लगती है। हमेशा बीस्ट को अजीब तरह घूर कर देखती है, जैसे हमारे बीस्ट पर काला जादू कर रही हो। टाइगर उसे देखते हुए बोला, कह तो तू सही रहा है, पर माया इतनी बुरी भी नहीं है, खूबसूरत है। जैगुआ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुझे वो पिशाचनी माया पसंद है? मैंने ऐसा कब कहा? टाइगर की इस बात पर जैगुआ बोला, अभी तो तूने कहा तुझे वो खूबसूरत लगती है, तो क्या मैं उसे भाभी के लिए लॉक कर दूं? टाइगर मुंह बनाकर बोला, ओए मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं उस माया को डेट करूंगा। जैगुआ उसकी टांग खींचते हुए बोला, हाँ हाँ, तू तो किसी राजघराने का प्रिंस है न, इसलिए तेरे लिए पिशाचनी नहीं कोई राजकुमारी आएगी। टाइगर उसकी बात पर उसे घुर कर देखने लगा। वहीं जैगुआ अभी भी हंस रहा था। वहीं अपने कमरे में वसुंधरा ने कॉल पर किसी से बात करते हुए कहा, मैं कल आ जाओगी?